नमस्कार विद्यार्थियों। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या संक्रमण अवस्था सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोग कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज एडवांस्ड या जो लेटेस्ट थ्योरी है केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन अभिक्रियाओं को लेकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको नाम दिया गया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या संक्रमण अवस्था का सिद्धांत। और जिस तरीके से हर सिद्धांत के पीछे कुछ पोस्टुलेट्स या अभिग्रहित होते हैं, उसी तरीके से इसके भी कुछ थ्योरेटिकल सिद्धांत हैं, पोस्टुलेट्स हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पहले इस सिद्धांत के अनुसार या जो इसका बेस लिया गया, उसमें कहा गया कि कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है और प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोडक्ट बनने से पूर्व एक संक्रियत संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक संकुल बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये कॉम्प्लेक्स ही विघटित होकर या डिसोशिएट होकर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अधिक ऊर्जा का है और अधिक ऊर्जा का कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो अस्थायी होता है, तो एक उच्च ऊर्जा युक्त और अस्थायी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो विघटित होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी ये एक मध्य की अवस्था है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच की, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना या संक्रियत संकुल का बनना। और ये एक आवश्यक स्टेप है। लेकिन इस बीच जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम पृथक नहीं कर सकते, यानी आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये सामान्य अणुओं की तरह अपनी विशेषताएं रखता है। यानी इसमें अणुभार भी होगा, बंध दूरी भी होगी, गतिज ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, ये सारी चीजें उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में भी सामान्य अणुओं की तरह होंगी। लेकिन इसकी एनर्जी या ऊर्जा अधिक होने के कारण यह अस्थायी होगा, और अस्थायी होने के कारण ये विघटित होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और क्रियाकारी जो सक्रिय अणु हैं, ये उपयुक्त दिशा होने पर ही आपस में टकराते हैं। ये बात टक्करों के सिद्धांत में भी कही गई कि टक्कर होने के पश्चात प्रोडक्ट बनते हैं और टक्करों की एक उपयुक्त दिशा भी होनी चाहिए। ये बात तो टक्करों के सिद्धांत में भी कही गई। उसी को यहाँ पर आगे लेते हुए कहा गया कि टक्कर होती है, लेकिन हर टक्कर प्रोडक्ट में बदले ये आवश्यक नहीं होती। टक्करों के बाद उसमें एक संकुल का निर्माण होना भी आवश्यक होता है। यानी जो प्रभावी टक्करें होंगी या सक्रिय अणु आपस में टकराएंगे, और यदि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, तभी प्रोडक्ट या उत्पाद बनने की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं। और इस संकुल में या कॉम्प्लेक्स में दुर्बल बंध पाए जाते हैं, वीक बॉन्ड्स होंगे,
इसमें कुछ जो पुराने बंध हैं वो टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि बंध धीरे धीरे करके टूटता है और टूटने से पहले यह कमजोर होता है। तो पुराने बंध कमजोर होते हैं और नए बंध बनना शुरू होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही बंध, पुराने और नए बंध, ये कंपैरेटिवली दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है तब उसमें जो बंध हैं वो स्ट्रॉन्ग, यानी नया बंध पूरी तरीके से बना हुआ नहीं होता और पुराना बंध पूरी तरीके से टूटा हुआ नहीं होता, बल्कि ये एक बीच में प्रक्रियारत अवस्था है। जैसे ये, यानी इन सभी को यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या सक्रिय संकुल है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये सारी बातें हम उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की विशेषता के लिए कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं कि इसकी ऊर्जा अधिक होती है, उच्च ऊर्जा युक्त होता है, अस्थायी होता है, पुराने बंध टूटने की अवस्था में होते हैं, नए बंध बनने की अवस्था में होते हैं, यानी दोनों ही वीक होते हैं या दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। परंतु इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में भी वही सारी बातें होती हैं जो कि सामान्य अणु में होती हैं। अणुभार भी होगा, बंध दूरी, गतिज ऊर्जा, ये सारी चीजें उसमें उपस्थित होती हैं। तो ये हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक के लिए कह सकते हैं। जैसे इस फिगर में हम लोग देखें तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन का एक अणु है और क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल इसके साथ अभिक्रिया करने के लिए आया है। तो ऐसी अवस्था में ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये टूटेगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक दुर्बल बंध का निर्माण प्रारंभ होगा और ये एक संक्रियत संकुल यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये भी वीक बॉन्ड है जो कि पहले स्ट्रॉन्ग था लेकिन अब टूटने वाली अवस्था में है। और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है ये बनने की अवस्था में है। तो ये दोनों ही बंध दुर्बल प्रवृत्ति के हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थिति एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की होती है। और ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो ये जो हमारा एनर्जी गैप है किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में और सक्रिय संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी के बीच में जो एनर्जी गैप है इसे हम सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यही विघटित होकर बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है यानी रिलीज हो जाती है। लेकिन ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की ही एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी से कम रहेगी। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस स्थिति में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ये एनर्जी क्योंकि प्रोडक्ट की कम है तो इसलिए वो रिलीज हो जाएगी यानी ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। और यदि यही प्रोडक्ट की ऊर्जा रिएक्टेंट की ऊर्जा से अधिक होगी तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी से कम होगी। तो ये एक डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लें तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये हाइड्रोजन का एक अणु है और ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल है।
तो ये इस तरीके से अभिक्रिया चलेगी और ये बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जो विघटित होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, HCl बन जाएगा और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन आयोडाइड है तो ये इनका अगर ओरिएंटेशन इस तरीके से होगा जैसे इसमें दिखाया गया है, तभी वो अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन ये आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन अलग तरीके से है और यहाँ पर ओरिएंटेशन अलग तरीके से है। तो इसलिए अणु टकराएं, लेकिन टकराने से पहले उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो एक समान समीकरण यदि हम लिखते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A और B यदि ये दो रिएक्टेंट्स हैं और ये अभिक्रिया करते हैं तो एक AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं जो कि उसके ट्रांजिशन स्टेट को बताता है। तो ये एक बीच में मध्यवर्ती अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है, जिसमें कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है हाई एनर्जी का और जो विघटित होकर हमारे प्रोडक्ट C और D में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें यदि हम थोड़ी सी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो संकुल की यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता और उसके विघटन की दर पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है ये मध्यवर्ती अवस्था है और ये यहाँ पर साम्य की अवस्था है। तो दोनों ही संभावनाएं हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट में भी बदल जाए। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो वास्तव में इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के विघटन पर ही निर्भर करेगा। तो टोटल वेग हम कह सकते हैं कि संकुल की सांद्रता और उसके विघटन की दर पर निर्भर करेगा। संकुल की सांद्रता यदि हम निकालना चाहें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये K स्टार जो कि एक साम्य स्थिरांक हम कह सकते हैं, ये जो हमारी A स्टार साम्य अवस्था में, उसके लिए हम एक रिलेशन इस तरीके से लिखते हैं कि K स्टार बराबर AB स्टार यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता इंटू डिवाइडेड बाई ये प्रोडक्ट्स, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी सांद्रताओं का गुणनफल। तो ये एक साम्यावस्था के लिए इक्वेशन लिखी जाती है। तो यहाँ से हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता निकाल सकते हैं कि साम्य स्थिरांक कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B इनका गुणनफल, और जो विघटन की दर है वो आवृत्ति से ली जाती है, वो उस आवृत्ति को हम लिखते हैं KT डिवाइडेड बाई H। ये स्मॉल k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और H प्लैंक कांस्टेंट है, ये सामान्य रूप से जैसे यूज किया जाता है, और T टेम्परेचर है। तो ऐसी अवस्था में हम अभिक्रिया को वेग को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता और ये उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के विघटन की दर, इन दोनों का गुणनफल। दूसरी तरफ हम एक दूसरा द्रव्यमान सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी लिखते हैं, इसमें हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है, वेग स्थिरांक K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, जहां पर ये K स्टार हम कह सकते हैं K डैश वेग स्थिरांक है। ये सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार हम लिखते हैं। तो इन दोनों ही इक्वेशंस को हम बराबर लिख सकते हैं इस तरीके से, ये सक्रिय द्रव्यमान के नियम से और ये हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की थ्योरी से। इन दोनों को यदि हम बराबर लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वेग स्थिरांक है K डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, K स्टार, क्योंकि यहां से ये A और B और यहां से A और B ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा वेग स्थिरांक बराबर K स्टार यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंटू ये फैक्टर
फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसमें कि हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये एक समीकरण हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से प्राप्त होती है। इसे हम एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी कहेंगे या परम अभिक्रिया का वेग सिद्धांत कहेंगे, और उसके लिए एक रिलेशन या एक व्यंजक हमारे पास आ जाएगा। इसी में हम थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं कि डेल्टा जी, किसके लिए लिख रहे हैं हम इसमें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, डेल्टा जी बराबर -RT/ln K होता है, और डेल्टा जी के लिए ही दूसरी की इक्वेशन लिखी जाती है थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा H - T डेल्टा S, जहां पर ये H एंथैल्पी है और S एंट्रोपी है। मानक एंथैल्पी या मानक एंट्रोपी, और डेल्टा है तो इसका मतलब परिवर्तन से है। इन दोनों को यदि हम बराबर रखें तो हम इस तरीके से लिखते हैं -RT/ln K, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, डेल्टा H - T डेल्टा S, या ln K बराबर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं -डेल्टा H - T डेल्टा S अपॉन RT, और K के लिए यदि हम लिखें यानी लॉग यदि हम हटा दें तो यहाँ पर e की पावर आ जाती है। इन दोनों पदों को हम अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो इस तरीके से उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। और जो परम अभिक्रिया का सिद्धांत है उसमें हमने क्या लिखा है, K डैश बराबर K स्टार इंटू KT अपॉन H। ये हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से या जो परम अभिक्रिया एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है वहां से हमने लिया है। तो ऐसी स्थिति में फिर K डैश यानी वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, K स्टार की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें जो थर्मोडायनेमिक्स से हमने रिलेशन निकाला है, बाकी बचा हुआ ये फैक्टर एज सच रह जाएगा। यहां पर ये जो R आया है ये इनफैक्ट यहां से K इंटू एन की वजह से आया है, यानी R बराबर K इंटू एन, या जो बोल्ट्जमैन स्थिरांक है इसको हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं, R अपॉन एन होता है। तो ये जो रिलेशन है ये परम अभिक्रिया के वेग सिद्धांत का एक ऊष्मागतिकीय रूप बन जाता है। तो ये एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी और उसका एक थर्मोडायनेमिक रूप, ये कैलकुलेशन बन जाती है।